हेलो एवरीवन, कैसे भाई आप सभी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के आवर्ती के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग का डिस्कस दो बता चुके थे और आज थर्ड रिजल्ट की हम बात करते हैं। देखो बच्चों, थर्ड रिजल्ट क्या होता है। प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती के प्रभाव की हम बात करते हैं। तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास आप देख सकते हैं बच्चों, नहीं देखी हो तो आपने। इसके लिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ किस किस के मध्य है बच्चों। अपने पास ये एनोड विभव है और ये प्रकाश विद्युत धारा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, तीव्रता के मान को नियत रख रहे हैं। तीव्रता के मान को हम नियत रखते हैं। तीव्रता के मान को नियत रखते हैं तो क्या देखा गया, देखते हैं। देखे भाई, जब तीव्रता के मान को नियत रखा गया तो बच्चों ये देखा गया कि यह संतृप्त धारा के मान एक समान ही प्राप्त हुए। किसी निश्चित एनोड विभव पर संतृप्त धारा के मान तीनों के लिए अलग अलग प्राप्त नहीं हुए, तीनों के लिए एक समान ही प्राप्त हुआ। लेकिन अब मैं आवर्ती के प्रभाव का अध्ययन कर रहा हूं तो मैं इनकी आवर्ती अलग अलग ले रहा हूं। इसके आवर्ती बच्चों मैं न्यू1 ले रहा हूं, इस वाले के आवर्ती न्यू2 ले रहा हूं, इस वाले के आवर्ती न्यू3 ले रहा हूं। तो आवर्ती का जब अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि जो अंतक वोल्टता प्राप्त हुई, वो तीनों के लिए अलग अलग प्राप्त हुई। ये V01, ये V02, ये V03 ले लेते हैं। हमने ये बताया ये माइनस में सारे भाई एनोड विभव है, यानी ये देखा गया कि एनोड विभव, लास्ट क्लास में हमने बताया है कि एनोड विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो एनोड विभव है वो किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है। अलग अलग आवर्ती होने पर यहाँ जो अंतक वोल्टता के मान प्राप्त होते हैं वो अलग अलग ही प्राप्त होते हैं। और आवर्ती जिसकी ज़्यादा है, जैसे हम बात करें कि आवर्ती कौन सी ज़्यादा है बच्चों, अपने पास न्यू3 ज़्यादा, फिर न्यू2, फिर न्यू1। तो आवर्ती ज़्यादा होने पर अंतक वोल्टता के मान भी अधिक प्राप्त होते हैं, यानी V03 या ज़्यादा, इसके बाद V02, इसके बाद V01। तो यहाँ एक बात अपने पास प्रूफ हुई कि एनोड विभव जो होता है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों, वो अपने पास आवर्ती पर निर्भर करता है। एनोड विभव और गतिज ऊर्जा का एक संबंध होता है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो E इंटू V0, या E क्या है बच्चों, या इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और यह V0 क्या होता है बच्चों, एनोड विभव या अंतक वोल्टता होता है। एनोड विभव या अंतक वोल्टता, इसको निरोधी विभव भी कहते हैं, लास्ट क्लास में समझा रखा है। इसको बच्चों हम निरोधी विभव भी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा E इंटू V0 के क्या होती है, बराबर होती है। यानी गतिज ऊर्जा क्यों हमने कहा, क्योंकि एनोड विभव देने पर, एनोड को पॉजिटिव विभव देने पर इलेक्ट्रॉन, दूसरे प्रयोग में बताया था कि जब हम एनोड को पॉजिटिव विभव देते थे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या करते थे, मूव करते थे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती थी। यानी एनोड विभव गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, E इंटू एनोड विभव होता है। क्लियर है बच्चों। तो फटाफट से ये थर्ड रिजल्ट आप बना लीजिए। तो हमें एक इन थर्ड बात से हमें, चलो फोर्थ भी हम यही देख लेते हैं कि हमें क्या बात समझ में आई बच्चों। यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आने लगी है, हमें ये बात समझ में आने लगी है कि एनोड विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। एनोड विभव किस पर निर्भर करता है बच्चों, आवर्ती पर निर्भर करता है। तो ये हम आवर्ती ले लेते हैं और ये यहाँ एनोड विभव ले लेते हैं, यहाँ हम एनोड विभव ले लेते हैं, V0 ले लेते हैं। और आवर्ती और एनोड विभव एक दूसरे के समानुपाती होते, तो ये समानुपाती होते हैं, ये समानुपाती होते। ये न्यू01 ले लेता हूँ, ये न्यू02 ले लेता हूँ, और ये न्यू01 और न्यू02 अपने पास क्या होगा बच्चों, देहली आवर्ती रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, अपने पास देहली आवर्ती रहेगा। यानी एनोड विभव का मान जो होता है, एनोड विभव का मान तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। एनोड विभव का मान जो होता है वो आवर्ती पर निर्भर करता है। आवर्ती अधिक होने पर एनोड विभव के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। एनोड विभव क्या होता है, अपने पास ज्यादा रहता है। अब हम इस ग्राफ को यदि बच्चों पीछे बढ़ाते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं वर्ग फंक्शन को बताता है।
जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। इस ग्राफ को एनोड इवो और आवर्ती के मिड में हम ग्राफ बना के प्लांक नियतांक का मान भी हमें ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम प्लांक की अवधारणा यानी फोटोन की अवधारणा को देख रहे हैं, तो ये नोट कर लीजिए। और इसके पहले हम जैसे हम 4 पॉइंट अपने पास 4 रिजल्ट हमने बता दिए, इस रिजल्ट के साथ एक रिजल्ट और हम देखेंगे और रिजल्ट के साथ में हम इसके कुछ नियम भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं भाई। तो 5वें पॉइंट की यदि हम बात करें बच्चों, तो देखो हमने 4 का डिस्कस किया। 5वें पॉइंट में क्या देखा गया कि जैसे ही प्रकाश का आपतन करते हैं, आप जैसे प्रकाश का आपतन करते हैं, प्रकाश का आप जैसे आपतन करें धातु की सतह पर, ये धातु जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जक प्लेट। भाई जिसने मेरे पहले वाली क्लासेस नहीं दे रखी है वो देखिए, वो क्लास लीजिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम किस बेस पर ये बात कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे ही एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित होता है, कैथोड की सतह पर आपतित होता है, तो उसी समय यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। प्रकाश के आने में और इलेक्ट्रॉन का निकलने में समय केवल और केवल कितना रहता है, 10⁻⁹ सेकंड का रहता है। यानी ये तो बच्चों ये धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी तैयार ही रहते हैं कि आप मुझे निश्चित आवृत्ति के बराबर प्रकाश दीजिए, मैं उसी समय निकल जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये देखा गया कि प्रकाश के आपतन में और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई भी समय पछता बोल रहा हूँ भाई, समय पछता का मतलब हो गया बच्चों टाइम इंटरवल। यहाँ कोई भी समय पछता नहीं रहता, ओनली 10⁻⁹ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। तो ये तो अपने पास क्या थे बच्चों, रिजल्ट थे। अब इसके कुछ नियम हम देख लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के, फिर हम प्लांक की अवधारणा देखेंगे। अब टॉपिक है बच्चों अपने पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। हमने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा, उस प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो निष्कर्ष जो परिणाम आए, हम उन्हीं से हमारे नियमों को तैयार करते हैं। पहला नियम कि जैसे नॉर्मली एक बार मैं डायग्राम बनाकर बताता हूँ सारी बातों को। ये धातु की सतह थी बच्चों, और इस धातु की सतह को हम उत्सर्जक प्लेट कहते थे। उत्सर्जक प्लेट है ये अपने पास में, और ये अपने पास में संग्राहक प्लेट होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन आकर आपतित होते हैं, यानी ये संग्रहित करता है। और यहाँ से हम किसी स्रोत से प्रकाश को, निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कर रहे थे। आपतित करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग को समझाया है। पहला नियम क्या कहता है अपने पास में, पहला नियम क्या कहता है कि बच्चों हमने एक बात आपको बताई कि जब तक इस धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति के बराबर प्रकाश का आपतन नहीं होता है, तब तक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में यह बताया गया है कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आपको आपतित करना पड़ता है, और उस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को हम क्या कहते हैं बच्चों, देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी जो प्रकाश आपतित किया गया है उसके आवृत्ति में न्यू यदि मानूं, तो इस न्यू का मान देहली आवृत्ति से या तो अधिक होना चाहिए या उसके कम से कम बराबर होना चाहिए, तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सकता है। यही बात हम बार बार आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोगों में समझा रहे थे कि वास्तव में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए हमें देहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाना ही पड़ता है, अदरवाइज यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। अलग अलग धातु की सतह के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड हम बात करते हैं। हमने ये देखा कि बच्चों कि जो प्रकाश विद्युत धारा होती है, जो प्रकाश विद्युत धारा होती है, वो प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा का मान कभी भी आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के ही समानुपाती होती है। रिपीट करो वापस से बात को, प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की अपने पास में जो आवृत्ति होती है उस पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यदि हम बात करें कि प्रकाश विद्युत धारा ये
प्रकाश विद्युत धारा लिख देता हूं, आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है, आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन बच्चों जो एनोड विभव होता है, जो एनोड विभव होता है वो आवर्ती के क्या होता है, समानुपाती होता है। एनोड विभव का मान क्या होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है। एनोड विभव जो होता है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, एनोड विभव क्या करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है, जिसका हमने ग्राफ भी बनाकर समझाया था। फिर देखिए बच्चों, इसमें नियम में क्या है कि प्रकाश के आने में, यानी प्रकाश के आपतन में, प्रकाश के आपतन में और बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय पश्चात मात्र 10⁻⁹ सेकेंड रहती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश के आपतन में जैसे ही दहलीय आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, वैसे ही बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या है, नियम है। फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं नोट करवाने के लिए आपको यहाँ पोज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, आप पोज कर लीजिए, नोट करें। अब मैं साफ करूंगा भाई। तो जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोटोन क्या हो अवधारणा, इसको प्लांक की अवधारणा भी कहेंगे। प्लांक ने बताया था बच्चों, इसको प्लांक की अवधारणा भी कहते हैं। फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझते हैं कि बच्चों स्टार्टिंग में एक प्लांक के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा एक अपने पास में क्या किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वह एक्सपेरिमेंट था अपने पास कर्षणिका विकिरण से संबंधित। और कर्षणिका विकिरण से संबंधित बहुत सारे विकिरण उत्सर्जित होते थे और वो विकिरण एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का संचार करते थे। तो इन्होंने, प्लांक ने उसी को कॉन्सेप्ट लेते हुए क्या बताया है कि ये जो बच्चों ऊर्जा बेचते हैं, ये जो ये तरंगे जाती है, ये तरंगे बहुत सारे कण अपने साथ लेकर जाती है। इन कणों के समूह को, इन कणों के समूह को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इन कणों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन कहते हैं। हम इस चैप्टर में ड्यूल नेचर की बात कर रहे हैं, प्रकाश की द्वैत हम कणों के द्वैत प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया क्या गया है, प्लांक ने क्या बताया अपने पास कि ये जो भी विकिरण होते हैं ये बच्चों कण प्रकृति भी रखते हैं। और ये जब विकिरण एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का संचार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का जब ये स्थानांतरण करती है, ये तरंगे, ये विकिरण एक जगह से दूसरी जगह जब ऊर्जा भेजती है, तो ये कणों के समूह के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, कणों के समूह के रूप में होती है। और इन कणों के समूह को, इन कणों के पैकेट्स को, इन कणों के बंडल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन कहते हैं। यानी हम दो प्रकृति की बात करते हैं, कण प्रकृति, तरंग प्रकृति। और तरंग जब संचित होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ऊर्जा को रूपांतरित करती है। और इन ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए तरंगे क्या करती है बच्चों, बहुत सारे कणों के रूप में जाती है, बहुत सारे कणों के ग्रुप के रूप में जाती है, समूह के रूप में जाती है, पैकेट्स के रूप में जाती है, बंडल्स के रूप में जाती है। और इन्हीं पैकेट्स बंडल्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन के बारे में, इन फोटोन की ऊर्जा, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर क्या करती है, ऊर्जा का संचार करती है। तो इन फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती होती है। इन फोटोन की, यानी इन कणों की जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा आप आवर्ती इनको देंगे, उतनी ही ज्यादा ये ऊर्जा का क्या करेंगे, रूपांतरण करेंगे, संचार करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, अवशोषण करेंगे। यहाँ पर हम इस समानुपाती को हटाकर एक नियतांक का यूज कर रहे हैं बच्चों, और ये नियतांक हमने लगाया h। इस h को प्लांक नियतांक कहा जाता है। इस h को प्लांक नियतांक कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E/μ हो जाएगा। इसका मान होता है बच्चों 6.62 × 10⁻⁻34। मात्रक देख लेते हो बच्चों, E है, और E का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, बटे में बटा। ये क्या है बच्चों, न्यू है। न्यू यानी आवर्ती, आवर्ती 1 समय यानी 1 सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। तो इसका मान तो 6.62
गुणा 10⁻⁻34 और मात्रक क्या होगा, जूल गुणा सेकंड होगा। अब न्यू बराबर क्या होता है बच्चों, c/λ भी होता है। न्यू बराबर अपने पास c/λ भी होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, hc/λ भी होता है। E बराबर यह क्या होता है अपने पास, hc/λ भी होता है। अब आइंस्टीन की ऊर्जा जो समीकरण होती है वो बच्चों क्या कहती है आपके पास में, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण। एक मिनट बच्चों, बड़ा साउंड आ रहा है तो आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण होती है बच्चों E=mc²। अब E=mc² जो अपने पास इक्वेशन है, हम बच्चों इसकी कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट और सेकंड से, तो ये हो जाएगा mc² hc/λ भी हो सकता है। तो हम यदि देखें c से c कैंसिल हो सकता है, सो mc hc/λ भी हो सकता है। mc क्या होता है बच्चों अपने पास में, तो यह mc होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम संवेग होता है, तो h/λ, तो λ h/p भी आएगा। यही डी ब्रोगली की अवधारणा थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ से हम एक बात देखें, यदि हमें ग्राफ बनाना बच्चों आवर्ती में और ऊर्जा में, तो आवर्ती और ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती आ रहा है, और समानुपाती आ रहा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में प्राप्त हो जाएगा। परंतु यदि बच्चों यही ग्राफ मुझे तरंगदैर्ध्य में और ऊर्जा में बनाना हो, तो हमें देख रहे हैं कि तरंगदैर्ध्य और ऊर्जा जो होती है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ग्राफ अनंत से अनंत के और परवलयाकार ग्राफ बनता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा आ गया। इसी प्रकार बच्चों यही ग्राफ मुझे यदि E और 1/λ में बनाना हो, तो बच्चों लैम्डा के तो व्युत्क्रमानुपाती है ऊर्जा, लेकिन 1/λ की ऊर्जा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, एक सीधी रेखा में बनेगा। तो फोटोन समझ में है अपने पास बच्चों, फोटोन क्या होता है, फोटोन अपने पास में जो कण होते हैं उन कणों के समूहों को, क्योंकि वही कण के समूह जो होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, बहुत सारे कण जब होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर ऊर्जा का, तरंगों की ऊर्जा का क्या करते हैं, संचार करते हैं, उनका क्या करते हैं, रूपांतरण वो करते हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन कहते हैं। अब हम इस फोटोन की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं, उससे पहले बच्चों आप ये नोट कर लीजिए। तो फोटोन के गुणधर्म में पहला गुणधर्म देखते हैं बच्चों, फोटोन की जो चाल होती है, फोटोन की चाल होती है बच्चों, वो प्रकाश की चाल के बराबर फोटोन की चाल मानी जाती है। तो फोटोन का जो बच्चों वेग होता है, कणों का जो वेग होता है, वो प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। वो जो फोटोन की क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। फोटोन के कणों की निश्चित ऊर्जा अभी बताए बच्चों hν होती है, और निश्चित इनका संवेग होता है। इनका संवेग भी क्या होता है बच्चों, एक निश्चित संवेग ही रखते हैं, और संवेग अभी हमने λ h/p यानी p h/λ आपको बताया है भाई। तो जो फोटोन होते हैं बच्चों वो निश्चित ऊर्जा अपनी रखते हैं, निश्चित संवेग वो अपना रखते हैं। इनका ऊर्जा और संवेग हमेशा निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। थर्ड यदि हम बात करें तो फोटोन बच्चों कैसे कण माने जाते हैं, अनावेशित कण माने जाते हैं, यानी इन पर आवेश नहीं मानते हम, ये अनावेशित कण होते हैं। और अनावेशित कण होगा तो बच्चों ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही कैसे रहेंगे, अविक्षेपित रहेंगे। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इनका विक्षेपण नहीं होगा, यानी ये विक्षेपित नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रकार का इन पर बल नहीं लगेगा और ये विक्षेपित नहीं होंगे। तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होने का क्या कारण है कि बच्चों कैसे होते हैं, अनावेशित कण माने जाते हैं। चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें कि बच्चों जब फोटोन किसी अन्य कण से टक्कर करते हैं, फोटोन जब एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो इनकी टक्कर कैसी होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कैसी टक्कर होती है बच्चों, ये प्रत्यास्थ टक्कर होती है। फोटोन जब भी टक्कर करते हो सकता है कि फोटोन का उत्सर्जन कर दे, हो सकता है कि अवशोषण भी कर सकते हैं टक्कर के समय, लेकिन वो टक्कर प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या होती है बच्चों, इनकी ऊर्जा का तथा
संवेग का हमेशा इनमें क्या होता है, संरक्षण होता है। ऊर्जा और संवेग का जब भी फोटोन, क्योंकि बहुत सारे फोटोन एक ही साइड में, मतलब बहुत सारे फोटोन का समूह गति करता है, तो टक्कर भी तो कर सकते हैं भाई। और जब टक्कर करते हैं उनकी टक्कर कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है, अर्थात इनमें ऊर्जा और संवेग संरक्षण का क्या होता है, पालन होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि बच्चों यदि एक न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला है कि प्रति सेकंड आपसे किसी स्रोत से, प्रति सेकंड उत्सर्जित, कहां से बच्चों, स्रोत से, ठीक है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या आपसे पूछी जाए, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या पूछी जाए आपसे, तो ये प्रत्यास्थ टक्कर करता है, ठीक है। तो यदि प्रति सेकंड फोटोन की संख्या बच्चों में n मान लेता हूं, तो ये बराबर होता है बच्चों p बटा ई के। अच्छा p क्या होता है, तो p कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, संवेग नहीं है। p यहाँ क्या होता है, जो भी स्रोत हम लेते हैं उस स्रोत की शक्ति होती है, पावर होती है। e क्या होती है बच्चों, फोटोन की ऊर्जा होती है, ये फोटोन की ऊर्जा होती है। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या p बटा ई, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एस न्यू, और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित जो फोटोन की संख्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, शक्ति, जो भी स्रोत जिससे फोटोन उत्सर्जित होते हैं, तरंगे निकलती है, उसकी शक्ति, उसकी पावर होती है, और हम उसमें फोटोन की ऊर्जा का यानी ई बराबर एस न्यू का भाग लगा देते हैं, तब अपने पास प्रति सेकंड फोटोन की संख्या प्राप्त हो जाती है। बच्चों फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य माना जाता है। फोटोन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य माना जाता है। तो ये 6 प्रॉपर्टी है, फटाफट से आप नोट कर लीजिए, फिर हम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास में आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल का पोर्शन अपने पास यही से आता है बच्चों, बहुत इजी और इम्पोर्टेंट इक्वेशन अपने पास आइंस्टीन ने बताई थी। आइंस्टीन ने क्या बताया कि जैसे मान लो कि बच्चों ये धातु की सतह अपने पास है, और इस धातु की सतह से आपको क्या निकालने होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम ये स्रोत आपके पास है, इस स्रोत से प्रकाश का क्या कर रहे हैं बच्चों, आपतन कर रहे हैं, और हमें पता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होगी या उसके बराबर होगी। और मैं मान लेता हूं कि बच्चों यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है अपनी अधिकतम मैक्सिमम गतिज ऊर्जा से निकला है, के मैक्सिमम है, के मैक्सिमम मतलब उसका जो स्पीड है वो भी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, और यहाँ इसका वेग भी कैसा है बच्चों, मैक्सिमम है। यानी आइंस्टीन ने जो बात कही हम उसका डिस्कशन अभी करेंगे, लेकिन हमने ये मान लिया कि धातु की सतह है, इस धातु की सतह पर देहली आवृत्ति से, क्योंकि इस धातु का कुछ न कुछ कार्यफलन होगा, एक इसकी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होगी कि उस आवृत्ति के बाद आप कोई भी प्रकाश आपतन करते हैं, किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ हमने न्यू आवृत्ति का प्रकाश इस पर आपतित किया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो चुका है। मैं मान लेता हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन जिसका अधिकतम गतिज ऊर्जा है, वो अधिकतम वेग है, वो यहाँ से उत्सर्जित होकर बाहर जा रहा है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि बच्चों ये प्रकाश का आपतन किस रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, हमें आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में हम ऊर्जा संरक्षण को देखेंगे। देखिए यार, हमें ऊर्जा संरक्षण की फॉर्मूले से, ऊर्जा समीकरण के कॉन्सेप्ट से हमें यहाँ आइंस्टीन की समीकरण प्राप्त होती है, प्रकाश विद्युत समीकरण। तो यह आइंस्टीन ने क्या बताया कि बच्चों फोटोन का जब आपतन किया जाता है, फोटोन का आपतन का मतलब जब हम कितनी ऊर्जा दे रहे हैं बच्चों, उसको एच न्यू के बराबर ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये ऊर्जा जो होती है वो 2 रूपों में खर्च होती है। पहला रूप की जैसा मान लो कि बच्चों यहाँ धातु की सतह इस तरीके से हमने प्रकाश विद्युत समीकरण बनाई थी, यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव का चित्र बनाया था। यहाँ कौन आपतित किया जा रहा है बच्चों, न्यू आवृत्ति का प्रकाश। तो आप ये देख रहे हैं कि इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है भाई, इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है, एच न्यू देनी पड़ रही है। अब इस ऊर्जा का कुछ भाग तो किस में चेंज हो जाता है, डब्ल्यू नोट में। डब्ल्यू नोट का मतलब हो गया इस धातु का कार्यफलन, यानी इसका कुछ भाग तो कार्यफलन में परिवर्तित हो जाता है।
कुछ भाग तो किसमें चेंज हुआ, कार्यफलन में। कार्यफलन का मतलब हो गया इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा। लेकिन हमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल बाहर ही नहीं निकला है, इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकला है, इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो आप फोटोन की ऊर्जा दे रहे हैं वो दो भागों में खर्च होती है। पहला भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए खर्च हो रहा है इस ऊर्जा का, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं। दूसरा भाग इन इलेक्ट्रॉनों को गति कराने के लिए भी खर्च हो रहा है, और गति कराने के लिए किया गया कार्य या ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों, गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी ये जो फोटोन दिया जाता है, यानी E बराबर h न्यू जो दिया जाता है, उसका कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए अर्थात कार्यफलन के रूप में, और शेष भाग इलेक्ट्रॉनों को गति कराकर एनोड तक पहुंचाने के लिए गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार दी गई ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा है, और वहां से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दो रूपों में मिलती है, एक कार्यफलन के रूप में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो यहां से बच्चों हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालते हैं, तो देखो क्या आएगा, यह आएगा h न्यू माइनस कार्यफलन। अब इसके बहुत सारे रूप हम देख लेते हैं। ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, इसके भी हम बहुत सारे रूप हम देख रहे हैं। तो यह देखें बच्चों, कार्यफलन हमने क्या पढ़ा था, h न्यू नॉट पढ़ा था, और यह न्यू नॉट क्या होती है बच्चों, देहली आवर्ती होती है भाई, ये देहली आवर्ती होती है। ठीक है, तो यह अब एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से बनाए तो गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला हो गया h न्यू माइनस h न्यू नॉट हो गया। अब देखो बच्चों, न्यू बराबर क्या होता है, c बटा लेमडा होता है। अच्छा, लेमडा क्या होगा, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी। क्या होगा बच्चों, ये आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी। इसी प्रकार न्यू नोट बराबर क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं c बटा लेमडा नोट लिख सकता हूं। तो यार लेमडा नोट क्या होगा, ये लेमडा नोट होगा बच्चों, ये देखो ये देहली आवर्ती है, तो ये देहली तरंग दैर्ध्य होगी। न्यू नोट क्या होगा बच्चों, देहली तरंग दैर्ध्य होगी। तो एक फॉर्मूला यहां से और क्या बन सकता है, गतिज ऊर्जा बराबर hc अपॉन लेमडा माइनस hc अपॉन लेमडा नोट। और यदि मैं हल करूं इसको तो hc कॉमन आ सकता है, 1 बटा लेमडा माइनस 1 बटा लेमडा नोट आ सकता है। यदि मैं इसका लघुत्तम लेता हूं तो लघुत्तम लेमडा लेमडा नोट माइनस लेमडा। तो एक आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का फॉर्म ये भी हो सकता है। अभी और फॉर्म हम बता रहे हैं, और हम इसी फॉर्म की सहायता से हम निरोधी वो आवर्ती के मध्य ग्राफ बनाकर प्लांक के नियतांक का मान भी हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप फटाफट से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए भाई। ठीक है बच्चों, हो गया नोट। तो देखो अब इसको, अभी हमने जो प्रकार आज की क्लास में बच्चों हमने जो स्टार्टिंग में क्या बताया था कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, एनोड विभव पर निर्भर करती है। तो ईवी नोट भी हो सकता है। गति ऊर्जा क्या होती है बच्चों, ईवी नोट भी हो सकती है। तो इस समीकरण में चेंज करके देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए चेंज करना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा बराबर ईवी नोट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट भी हो सकता है। ठीक है, ये समीकरण जरूर ध्यान रखेंगे। इन समीकरणों से न्यूमेरिकल होगा, इन्हीं समीकरणों से हम ग्राफ के बेसिस पर प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करने वाले हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हम आगे और इस समीकरण को देखते हैं किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां देखें बच्चों कि ये एक फॉर्म ये भी हो सकता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे मान लो कि बच्चों कई बार हमसे क्या करता है, कई बार हमसे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उत्सर्जित होता है, उसका वेग भी हमसे पूछ लेता है। तो कैसे हम उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं, तो बच्चों इसी समीकरण को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, वेग के पदों में 1/2 mv² भी होती है। m क्या होगा, m यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, और v क्या रहेगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग रहेगा। तो हम गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² भी लिख सकते हैं। तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, h न्यू माइनस h न्यू नोट आ सकता है।
तो v यदि चाहिए तो v स्क्वायर 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। अच्छा, हम बात करें गति ऊर्जा कैसी थी, ये गति ऊर्जा कैसी थी बच्चों, मैक्सिमम थी। तो ये इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम वेग हम ज्ञात कर रहे हैं, अधिकतम वेग हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास न्यू नॉट, ठीक है। और यह मास, ये जो मास यहाँ गुणा में है, यह मास क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। तो वेग क्या आ सकता है अपने पास में, अंडर रूट, ठीक है, h यहाँ कॉमन आ सकता है, क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और भी यदि हम देखें बच्चों, यदि आपको तरंगदैर्ध्य दी हुई हो, तरंगदैर्ध्य के पदों में करना हो, तो 2h, न्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, तो पता है आपको क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। देखो अभी किया हमने यहाँ, ये c अपॉन लैम्डा नॉट, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है भाई। तो यह आप c और कॉमन लेकर इस फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, कैसे, चलो कर लेते हैं, ताकि एक फॉर्मूला और बन जाए अपने पास में, हम वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आवर्ती के पदों में, किसके पदों में भाई बच्चों, आवर्ती के पदों में, आवर्ती के पदों में तो देखो वेग, अधिकतम वेग, इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग ये हो गया, ठीक है। अब यदि हमें तरंगदैर्ध्य के पदों में चाहिए, तो v मैक्सिमम, v अधिकतम कितना रहेगा, 2h, ठीक है, अंडर रूट में चल रहा है भाई। इसका लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, लैम्डा, लैम्डा नोट माइनस लैम्डा बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम वेग का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास में, ठीक है, सोल्व कर देते भाई। 2c लैम्डा नोट माइनस लैम्डा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इंटू लैम्डा नोट। तो ये इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग आ गया। यहाँ तक अब आप नोट कर लीजिए। अब हम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्लांक के नियतांक का मान हम ज्ञात करने वाले हैं, तो नोट करो भाई। तो जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना। हम आइंस्टीन की समीकरण के 2 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। पहला अनुप्रयोग, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना, और एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करना। यानी आइंस्टीन की जो मैथमेटिकल समीकरण है, हम उस मैथमेटिकल समीकरण से, आइंस्टीन की मैथमेटिकल समीकरण से हम जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके जो नियम अपने पास आए थे, हम उसको भी प्रूव करते हैं। तो यहाँ हम बात करें कि पहले कैसे नियतांक का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अभी हमने आइंस्टीन की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट पढ़ा था। और गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, एनोड इवो के बतों में गतिज ऊर्जा क्या होती है, वो होती है बच्चों EV नॉट। क्या होती है, EV नॉट होती है। V नॉट यहाँ क्या है, यह एनोड विभव है। V नॉट कौन है, एनोड विभव है। अब ये एनोड विभव बच्चों निरोधी विभव भी हो सकता है, ये निरोधी भी हो सकता है, इसको अंतक भी कहा जाता है, ठीक है। यह मान रखेंगे तो EV नोट बराबर क्या आएगा, h न्यू माइनस h न्यू नोट आएगा। अब यहाँ V नोट बराबर क्या आएगा, V नोट बराबर आएगा बच्चों h अपॉन E न्यू माइनस h न्यू नोट अपॉन E। अब ये समीकरण अपने को दिखाई दे रही है कुछ, या मैथमेटिकल में एक सरल रेखा की समीकरण है बच्चों। ये मैथ में एक सरल रेखा की समीकरण है, और ये मैथ में सरल रेखा की समीकरण हमें किसकी जैसे दिखाई दे रही है, y बराबर mx माइनस सी की जैसे दिखाई दे रही है। किसके जैसे दिखाई दे रही है बच्चों, y बराबर mx माइनस सी की जैसे दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब क्या है सर समीकरण का, इसका मतलब क्या है उसको मैं समझाता हूं बच्चों। यहां हम इस बात को समझते हैं। y का मतलब हो गया y अक्ष, और बच्चों y अक्ष पर आपको इस y अक्ष पर किसको लेना पड़ेगा, इस v नोट को लेना है। v नोट को हम यहाँ ले लेते हैं, और v नोट क्या है बच्चों, यहाँ एनोड विभव आपके पास है। v नोट कौन है बच्चों, एनोड विभव अपने पास है। इसे y अक्ष पर एनोड विभव को आप ले लीजिए,
और ये देखो बच्चों ये है एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष पर किसको ले रहा हूं मैं, आवर्ती को ले रहा हूं। एक्स अक्ष पर किसको ले रहा हूं बच्चों, मैं आवर्ती को ले रहा हूं। आवर्ती अपने पास है, ये आवर्ती होगी। अब हम बात करें तो इस ग्राफ से, इस समीकरण से m बराबर क्या प्राप्त हुआ बच्चों, m क्या होता है, ढाल होता है, m ढाल, और ढाल को हम tan थीटा से भी लिखते हैं, और ये ढाल यहाँ किसके बराबर आ रहा है, h/e के बराबर आ रहा है। समीकरण इसको 1 दे देते हैं। यानी इसमें ये जो m होता है बच्चों, ये ग्राफ का ढाल होता है, समीकरण का ढाल है, और ये समीकरण का जो ढाल है, क्योंकि ये तो देखो x की जगह आगे c से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, इस c से हमें कोई मतलब नहीं है, नियतांक होता कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, c का लो कांस्टेंट है। x अक्ष पर आवर्ती ले लीजिए आप, y अक्ष पर क्या ले लीजिए, एनोड विभव ले लिया हमने, एनोड विभव ले लिया, तो ये m जो बच गया वो h/e के बराबर बच रहा है। तो m यहाँ क्या होता है, ग्राफ का ढाल होता है, जिसको हम tan थीटा से लिखते हैं। अब ये जो ग्राफ का ढाल अपने पास आया है बच्चों, ये ग्राफ का ढाल हमने समीकरण से निकाला है, और समीकरण से हम ग्राफ भी बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस ग्राफ से भी क्या करने वाले, क्योंकि ग्राफ हम बना चुके हैं, इसका ग्राफ इस तरीके से आता था बच्चों अपने पास में। अब हम इस ग्राफ से भी, क्योंकि एनोड वो आवर्ती पर निर्भर करता है, अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ से भी ढाल निकालेंगे। ये ढाल किससे प्राप्त हुआ है बच्चों, ये ढाल किससे प्राप्त हुआ है, तो ये ढाल अपने को किससे प्राप्त हुआ है, इस आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से प्राप्त हुआ है। अब हम इस ढाल का मान इस ग्राफ से भी निकालेंगे, और ये ग्राफ जो है हम इसी समीकरण के हिसाब से बना रहे हैं कि y अक्ष पर एनोड विभव ले लिया, x अक्ष पर आवर्ती, और आवर्ती और एनोड विभव का मध्य ग्राफ ऐसे बनता है, ये देहली आवर्ती होती है, ये देहली आवर्ती न्यूनतम आवर्ती रहती है, जो कि 0 नहीं हो सकती। अब यहाँ ग्राफ में मैं मान लेता हूँ कि 2 बिंदु अब हम ये ले लेते हैं, ए बिंदु और बी बिंदु। यहाँ पर आप ग्राफ का ढाल निकाल रहे हैं, और ग्राफ का ढाल निकालने के लिए थीटा ले लेते हैं। यहाँ कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है, देखें कैसे। मैं मान लेता हूँ कि बच्चों इस ए बिंदु पर एनोड विभव कितना V01 है, इस बी बिंदु पर एनोड विभव कितना V02 है, इस ए बिंदु पर आवर्ती ν1 है, और इस बिंदु पर आवर्ती कितने हैं, ν2 अपने पास है। अब आपको ग्राफ का ढाल निकालना, ढाल यानी इससे निकालेंगे, इससे tan थीटा से निकालेंगे ढाल, और tan थीटा का मतलब होता है बच्चों ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर बच्चों कौन है, BC है अपने पास में, BC का मतलब देखो ये यानी इसका डिफरेंस, किसका डिफरेंस, एनोड विभव का डिफरेंस, एनोड विभव का डिफरेंस V02 माइनस V01, जिसको बच्चों डेल्टा V0 मान लेता हूं मैं। ये इसका आधार है बच्चों, और आधार जो है वो आवर्ती का अंतर आएगा, देखो इस तरीके से आवर्ती ऐसी आएगा, ऐसी यानी आवर्ती का अंतर ν2 माइनस ν1, जिसको मैं लिख देता हूं डेल्टा न्यू। अब हम इस ग्राफ से हम m बराबर tan थीटा यानी ग्राफ का ढाल निकाल देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको ढाल कहते हैं। और ढाल क्या होता है बच्चों, यहाँ tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब को हम देखें तो लंब कौन है बच्चों, यहाँ BC है, परपेंडिकुलर यानी BC, बेस यानी आधार, आधार कौन है बच्चों आपके पास AC है। अब इस BC का मान हमने कितना निकाल रखा है, डेल्टा V0 ज्ञात कर रखा है, एनोड विभव में परिवर्तन। इसी तरीके AC का मतलब आवर्ती में परिवर्तन, डेल्टा न्यू कर रखा, समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 में देखो बच्चों, समीकरण 1 भी ढाल का मान है, और ये ढाल किससे प्राप्त हुआ अपने पास में, ये ढाल अपने पास किससे प्राप्त हुआ है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से। लेकिन ये ढाल आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से ग्राफ से प्राप्त हुआ है, और दोनों ढाल बराबर ही होंगे फिर। तो समीकरण 1 एवं 2 से तो दोनों ढालों को आप बराबर कीजिए, बराबर करेंगे तो बच्चों आगे H/E बराबर डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा न्यू आ सकता है। हमें यहाँ किसका मान चाहिए बच्चों, पराग नियतांक का, तो H का मान चाहिए। H क्या आ जाएगा, E इंटू डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा न्यू, और किस में आएगा बच्चों, जूल इंटू सेकेंड में। तो इस सूत्र की सहायता से हम पराग नियतांक का मान ज्ञात कर रहे हैं। और हमेशा, क्योंकि आप बच्चों यदि आवर्ती में चेंज करेंगे तो एनोड विभव में भी चेंज होगा, ई में तो चेंज नहीं होगा।
और आवर्ती में NO-DIVO के अनुसार चेंज होता है। तो इसको जब भी हल किया गया H को, तो इसका मान 6.62 गुणा 10⁻⁻⁴ जूल गुणा सेकेंड ही आता है। इसको कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये बच्चों कौन है, ये ग्राफ का ढाल है, और ढाल को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा भी लिख सकते हैं। कई बार आपको थीटा दे देता है, कई बार क्या करता है वो तो हमें थीटा दे देता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स हमें पता होता है, थीटा हमें दे देता है, तो हम H का मान ज्ञात कर सकते हैं, या H हमें दे दे हम थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला जो मान होता है बच्चों, ये किसको बताता है, कार्यफलन बटा E को बताता है, माइनस किसको बताता है बच्चों, ये W0/E को बताता है। और इस ग्राफ का ढाल से हम क्या निकालते हैं, H निकालते हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, H ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने देखो इसमें क्या किया है भाई, हमने आइंस्टीन की समीकरण ली है बच्चों। पहले इस आइंस्टीन के समीकरण से हमने ढाल निकाला है, इस ये समीकरण से हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ का ढाल निकाला। चूंकि समीकरण में जो ढाल आ रहा है तो ग्राफ में भी वही ढाल आएगा, यानी दोनों के ढाल बराबर होंगे, दोनों के स्लोप बराबर होंगे, दोनों का tan थीटा बराबर किया तो अपने पास किसका मान आ गया, H का मान आ गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आए, इसको नोट आप फटाफट से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत नियमों का स्पष्टीकरण, यानी प्रकाश विद्युत नियमों को हम कैसे समझ सकते हैं। तो जो समीकरण हमने क्या पढ़ी है, गतिज ऊर्जा बराबर H न्यू माइनस H न्यू नोट हमने पढ़ा है। बहुत सारी बातें यहाँ पर अपने पास में कि देखो, पहली बात तो हम बात करें कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है बच्चों, EV नोट होता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि आपके पास में NO-DIVO को आप बढ़ाएंगे, धनात्मक विभव NO-DIVO करेंगे तो गति ऊर्जा बढ़ेगी भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने ऐसे ही कुछ बातें की थी, आप प्रयोग देख सकते हैं बच्चों। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर कनेक्शन हो रखा था, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, या माइक्रो एमीटर था प्रकाश विद्युत प्रभाव में, ये कैथोड था, ये एनोड था। हम जैसे जैसे ये एनोड को हम पॉजिटिव विभव दे रहे हैं बच्चों, और हम विभव के मान में वृद्धि कर रहे हैं। NO-DIVO को जैसे V नोट लिख रखा है, चलो हम V नोट लिख लेते हैं। NO-DIVO में आप जैसे जैसे वृद्धि कर रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की जो गति थी वो बढ़ रही थी, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ रही थी। इलेक्ट्रॉन पहले मान लो 50 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पहले मान लो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले कैथोड से, 50 यहाँ पर पहुंचे। अब देख सकते हैं भाई कैसे निकलते हैं, कैसे पहुंचते हैं, हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने पहुंचे, 50, लेकिन जैसे आपने एनोड को पॉजिटिव देना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है, अर्थात गति ऊर्जा बढ़ जाती है। वही बात अपने पास आइंस्टीन के समीकरण में आ रही है कि NO-DIVO और गति ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती होती है। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में भी इसी तरीके से बातें हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन का वेग एनोड के विभव को बढ़ाने पर बढ़ रहा था। दूसरा हम देखें कि बच्चों गतिज ऊर्जा बराबर क्या है, H न्यू माइनस H न्यू नोट है। तो यदि बच्चों न्यू का मान न्यू नोट से ज्यादा है, तब गति ऊर्जा कैसी रहेगी बच्चों, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये मान ज्यादा रहेगा। यदि न्यू नोट का मान ज्यादा कर दूं, मैं देहली आवर्ती का मान ज्यादा कर दूं, तो गति ऊर्जा कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है आपके पास में। गति ऊर्जा नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आप देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं तो गति ऊर्जा ऋणात्मक होगी। देखो ये कौन है बच्चों, आपतित प्रकाश की आवर्ती है, ये आपतित प्रकाश की आवर्ती है, और ये कौन है बच्चों, देहली आवर्ती है। और हम ये देख रहे हैं, ये तो बात समझ में आ रही है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से अधिक है, गति ऊर्जा धनात्मक संभव है भाई, लेकिन गति ऊर्जा ऋणात्मक असंभव है अपने पास में। यानी आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से कम होगी। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि न्यू का मान कम है बच्चों न्यू नोट से। देहली आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू देहली आवर्ती से कम है तो गति ऊर्जा ऋणात्मक है, जो कि संभव नहीं है,
इसका मतलब क्या हुआ कि दहली आवर्ती से कम आवृत्ति के प्रकाश के आपतन पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होगा भाई। तीसरी बात हम देखें, यहाँ हम देख रहे ई वी नोट बराबर क्या आ रहा है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चों वी नोट है, वी नोट कौन है यहाँ वी नोट कौन है बच्चों, यहाँ एनोड विभव है। एनोड विभव किस पर निर्भर कर रहा है, केवल आवर्तियों पर निर्भर कर रहा है। एनोड विभव का मान केवल और केवल आवर्ती पर निर्भर करता है। देखें कहीं भी इस प्रकाश विद्युत समीकरण में तीव्रता का पद नहीं आ रहा है, और यही हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों में भी पढ़ा था कि ये एनोड विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरणों को मैथमेटिकल रूप देकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी। इसको बच्चों हम क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करना भी कहते हैं। ये क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है। किस सिद्धांत से बच्चों, ये क्वांटम सिद्धांत से। क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश की तरंग प्रकृति के साथ कण प्रकृति भी मानी गई थी। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की कण प्रकृति के आधार पर व्याख्या है। और हम ये भी जानने लग चुके हैं अब कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हम केवल कण प्रकृति से कर सकते हैं, हम तरंग प्रकृति से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से ये भी एक बार आप नोट कर लीजिए भाई। तो जो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डी ब्रोगली की अवधारणा, डेविडसन और जर्मर का प्रयोग और हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत, तो नेक्स्ट क्लास में अपने पास से चैप्टर हम खत्म कर देंगे। और न्यूमेरिकल हमने पहले ही कर दिए बच्चों, इंग्लिश में कर रखे, आप देख सकते हैं इजीली में आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी समझ में नहीं आता आप मुझसे डिस्कस करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, पढ़ते रहिए और बहुत ही बेहतरीन आप रिजल्ट लाकर बताइए। थैंक यू।